Hello student, today we will start our new chapter programming guidelines. This is chapter number 7. So let us start programming guidelines and this is chapter number 7. In this chapter we have to learn about the goodness of the program, the stylistic guidelines of a program. Then we will learn about the guidelines for using GUI controls, program development phases and programming errors and their types. तो ये सारे हेडलाइंस है जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर वन बाय वन पढ़ेंगे. सो अपन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम. अगर मैं एक अच्छा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, या मैं यूँ कहूँ कि मुझे किन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए. तो देखिए, a good program not only efficiently solves the given problem but also should be presentable. अगर हम लोग एक अच्छा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, एक अच्छी कोडिंग करना चाहते हैं, तो वो केवल किसी प्रॉब्लम को इफ़िशेंटली सॉल्व ही नहीं करे, बल्कि उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए. द फॉलोइंग फीचर्स आर एक्सपेक्टेड फॉर इट्स गुडनेस. तो कुछ फीचर्स हमारे सामने हैं, वो सारे फीचर्स एक अच्छे प्रोग्राम के अंदर हमेशा होना चाहिए, ताकि उन फीचर्स को देखकर हम लोग प्रोग्राम को इजीली समझ सकें और उसको फॉलो कर सकें. तो फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. इट मस्ट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट फॉर व्हाट इट इज़ रिटर्न. द प्रोग्राम शुड बी टाइम एंड मेमोरी एफिशिएंट. सबसे पहली बात, अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, साथ में एफिशिएंट होना चाहिए. इफ़ेक्टिव इन द सेंस कि आपका जो प्रोग्राम है वो जिस प्रॉब्लम के लिए लिखा गया है वो प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाना चाहिए. एफिशिएंट इन द सेंस ऑफ टाइम एंड मेमोरी, क्योंकि जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम लोग एक्चुअल में हमारा टाइम और मेमोरी दोनों को बचाना चाहते हैं. और जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम आपके टाइम की और मेमोरी की सेविंग करना चाहिए. अगर ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है तो हमारा प्रोग्राम एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट प्रोग्राम कहलाएगा. नेक्स्ट वन इज़ यूज़र फ्रेंडली. हमारा जो प्रोग्राम है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए. द इंटरफेस और वी कैन से फॉर्म डिज़ाइन शुड बी प्लीजेंट, अट्रैक्टिव एंड वेल लेबल्ड सो दैट यूज़र कैन हैंडल इट इफेक्टिवली. हम जो इंटरफेस क्रिएट करते हैं, इंटरफेस मतलब होता है एक ऐसा फॉर्म जो कि यूज़र के सामने होता है और यूज़र उस फॉर्म के ऊपर कुछ ना कुछ इनपुट हमें देता है. तो वो जो इंटरफेस है या वो जो फॉर्म डिज़ाइनिंग है वो प्लीजेंट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, वेल लेबल्ड होना चाहिए, सो दैट यूज़र कैन हैंडल इट इफेक्टिवली, ताकि यूज़र उसको इजीली समझ सके और उसके हिसाब से रिएक्शन दे सके या उसके हिसाब से इनपुट दे सके. द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द प्रोग्राम शुड ऑल्सो बी अंडरस्टैंडेबल एंड प्रेजेंटेबल. और जब यूज़र ने फॉर्म डिज़ाइन के अकॉर्डिंग या फॉर्म के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इनपुट दे दिए, तो उसका जो भी आउटपुट जनरेट हो वो आउटपुट कैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए. मतलब उसको ईजिली यूज़र को समझ में भी आ जाए और प्रेजेंटेबल हो, ताकि उसको क्लियरली समझ में आए कि किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है. नेक्स्ट वन इज सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड. द सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम शुड हैव मीनिंगफुल नेम्स फॉर आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स एंड प्रॉपर कमेंट शुड बी यूज टू मेक इट सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग. अब देखिए, जब सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड की बात होती है तो जो भी सोर्स कोड हमने लिखा है प्रोग्राम का वो मीनिंगफुल नेम के साथ होना चाहिए. मीनिंगफुल नेम का मतलब होता है कि अगर हम लोग उसमें आइडेंटिफायर्स का यूज़ कर रहे हैं या वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो नाम दिए जाते हैं वो कैसे होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए. मतलब आप किसी को भी ABC नाम दे देंगे तो वो अजीब लगेगा. जबकि अगर आपने किसी वेरिएबल को यूज़ करना चाह रहे हो और वेरिएबल जिस कारण से यूज़ किया जा रहा है, अगर आप उसको पर्टिकुलर नाम देंगे तो वो वेरिएबल का यूज़ हमें समझ में आ जाएगा. इसलिए कभी भी जब हम लोग कोडिंग करते हैं या उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसमें आइडेंटिफायर्स के और वेरिएबल्स के नाम हमेशा वैसे दिए जाना चाहिए जैसा कि उनका यूज़ है. एंड प्रॉपर कमेंट शुड बी यूज टू मेक इट सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग. और साथ साथ में एक पर्टिकुलर कोड पर जो कोड वर्क कर रहा है वो कोड किस टास्क को परफॉर्म कर रहा है उसका जो कमेंट है वो उसी के पीछे लिख दिया जाना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके कोड को कोई और जज करना चाहे या आपके कोड को कोई चेक करना चाहे या उसमें बग फाइंड आउट करना चाहे तो उसको समझ में आ जाए कि आपने ये कोड किस कारण से लिखा है. नेक्स्ट वन इज रिलायबल.
द प्रोग्राम शुड बी रिलायबल दैट इज एबल टू हैंडल एरर्स एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट। आपका जो प्रोग्राम है वो रिलायबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो एरर्स को हैंडल कर सके और एक्यूरेट रिजल्ट दे सके। इसी टर्म को हम लोग यहाँ पर रिलायबिलिटी के तौर पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पोर्टेबल। अ प्रोग्राम शुड बी पोर्टेबल दैट इज़ इट कैन रन ऑन डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। आपका जो प्रोग्राम है वो पोर्टेबल होना चाहिए। अगर वो पोर्टेबल है तो उसी कंडीशन में हम उस प्रोग्राम को अलग अलग हार्डवेयर पर और अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको रन कर सकते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या आपने जो कोडिंग की है वो किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चले या किसी पर्टिकुलर मशीन पर ही चले। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका प्रोग्राम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और आपका प्रोग्राम जो है वो गुड प्रोग्राम नहीं कहलाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनके बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोग्राम गुड है या नहीं है। और अगर आप अपना एक अच्छा प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्टाइलिस्टिक गाइडलाइंस। स्टाइलिस्टिक गाइडलाइंस का मतलब होता है हाउ टू राइट अ गुड प्रोग्राम। हम लोग किस प्रकार से एक अच्छा प्रोग्राम लिख सकते हैं। राइटिंग अ गुड प्रोग्राम इज़ एन आर्ट। ये तो आप सभी को पता है कि एक अच्छा प्रोग्राम अगर हमें लिखना है तो एक प्रकार का आर्ट होता है। यू शुड फॉलो द फॉलोइंग पॉइंट्स टू राइट अ प्रोग्राम। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी एक अच्छा प्रोग्राम लिख सकते हैं। फर्स्ट, मीनिंगफुल नेम्स फॉर आइडेंटिफायर्स। जैसा भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जब भी हम लोग कोई आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं या किसी वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो उनके जो नाम दिए जाते हैं वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब आप किसी भी मेथड का, किसी भी क्लास का अगर आप नाम दे रहे हैं, कोई आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उनके जो नाम आपको देना है वो क्लास या वो मेथड क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी या किस चीज़ से वो फंक्शन या वो मेथड या वो वेरिएबल या आइडेंटिफायर रिलेटेड है, आप उस नाम को दीजिए ताकि समझने वाले को वो वेरिएबल इजीली समझ में आए कि ये वेरिएबल यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जब भी हम लोग आइडेंटिफायर्स का यूज़ करें या किसी वेरिएबल का यूज़ करें, मेथड का यूज़ करें तो उस कंडीशन में हमेशा हमें मीनिंगफुल नेम देना चाहिए। एंश्योर क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इन द प्रोग्राम शुड बी रिटन क्लियरली। प्रॉपरली पैरेंथेसिस may be used to enhance the clarity of the expression। अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर एक्सप्रेशन का यूज़ हो रहा है, कहीं पर हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें उन एक्सप्रेशंस को बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहिए या उस एक्सप्रेशन को लिखते समय हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपने एक्सप्रेशन को प्रॉपर नहीं लिखा, ब्रैकेट सही नहीं लगाए, पैरेंथेसिस सही अप्लाई नहीं किए, स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में अगर आपने डिफरेंस किया या आप किसी एक ब्रैकेट को लगाना भूल गए या आपने कहीं मल्टीप्लाई नहीं लगाया तो आपके प्रोग्राम में एरर आ सकती है। और अगर एरर सिंटेक्स एरर ना हुई तो वो लॉजिकल एरर हो सकती है और लॉजिकल एरर हुई तो जैसा आउटपुट आप लोग चाहते थे वैसा आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप लोग अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ कर रहे हैं तो आपको पैरेंथेसिस को प्रॉपरली लगाना आना चाहिए, ब्रैकेट्स का यूज़ करना प्रॉपरली आना चाहिए और कहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप जो आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट आपको मिल सके। यूज़ प्रॉपर कमेंट एंड इंडेंटेशन। A program should have proper comments to explain the various part of the program। किसी भी एक कंप्लीट प्रोग्राम को जब हम लोग लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में हमेशा थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर हमें कमेंट्स को डालना चाहिए कि प्रोग्राम का कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये हमें कमेंट से समझ में आता है। अगर आप एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रोग्रामिंग में हर फंक्शन के ऊपर एक कमेंट लिखना चाहिए। वो कमेंट इस बारे में होती है कि आपका ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, या आपने लाइन ऑफ कोड्स लिखे हैं तो आप उन लाइन ऑफ कोड्स के पीछे कमेंट्स लिखिए कि ये लाइन ऑफ कोड किस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें प्रॉपर कमेंट देना चाहिए, इंडेंटेशन मार्क्स हमें बनाना चाहिए ताकि जब भी प्रोग्राम्स लिखे जाए
या उसको वापस से पढ़ा जाए या कोई इसको समझने की कोशिश करे तो उसको इजीली वो समझ में आ सके कि वहाँ पर क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है। इंसर्ट ब्लैंक लाइन्स एंड स्पेसिस। Blank line can inserted before the declaration of blocks, comment lines, method, prototype, etc. It increases the readability. Space must be given before and after an operator to make it more readability. देखिए ब्लैंक लाइन्स या स्पेसेस देने पर कोई नुकसान नहीं होता, कोई मेमोरी वेस्ट नहीं होती। तो अगर आप अपनी कोडिंग कर रहे हैं या आपने कुछ ब्लॉक्स का डिक्लेरेशन अलग अलग किया हुआ है तो उनके बीच में गैप रखिए। आपने अगर लाइन कमेंट्स दिए तो उनके बीच में भी गैप आप दे सकते हैं, मतलब उसको स्पेस कहा जाता है, या ब्लैंक्स लाइन आप लोग छोड़ सकते हैं दो लाइन के बीच में। तो इससे क्या होता है कि आपके प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इजीली जो पढ़ रहा है उस प्रोग्राम को समझने की कोशिश कर रहा है वो इजीली उस प्रोग्राम को पढ़कर समझ सकता है कि उस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है। स्टेटमेंट फॉर्मेटिंग। प्रोग्राम शुड बी प्रीटी टाइप्ड, दैट इज all the statement must be written in separate lines। अगर हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी स्टेटमेंट है, मान लीजिए अगर एक स्टेटमेंट है तो दूसरा स्टेटमेंट उसी के साथ नहीं लिखा जाता, उसको आपको एक अलग लाइन में लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट जो आप लिखेंगे कोडिंग के अंदर उनकी फॉर्मेटिंग भी आपको करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे हैं तो कोड को लिखना भी वेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग हमें उसको ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्मेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप लोग कोडिंग करते हैं तो स्टेटमेंट फॉर्मेटिंग के ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट ऐसे थे जो स्टाइलिस्टिक गाइडलाइंस कहलाती है। अगर आपको एक अच्छा प्रोग्राम लिखना है तो इन 5 पॉइंट के ऊपर आपको फोकस हमेशा करना चाहिए। गाइडलाइंस फॉर यूजिंग द GUI control provide appropriate information with minimum efforts. So radio button, check boxes, combo boxes and list should be used at maximum level instead of text boxes. देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर आप लोग GUI कंट्रोल्स का यूज़ कर रहे हैं, GUI कंट्रोल्स मतलब क्या होते हैं कि हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम लोग ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, और ग्राफिक्स का यूज़ करते समय मैंने जैसे आपको पुराने कुछ लेक्चर्स में बताया भी था कि हमारे पास बटन्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, टेक्स्ट फील्ड होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन्हें हम लोग GUI कंट्रोल्स बोलते हैं। तो जब हम लोग GUI कंट्रोल्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइडलाइंस है कि हमें कब कैसी GUI कंट्रोल हमें यूज़ करना चाहिए और कब हमें क्या यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप लोग यूज़र से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन से ऐसे GUI कंट्रोल यूज़ करना चाहिए ताकि यूज़र को मिनिमम एफर्ट्स लगाना पड़े। तो यहाँ पर हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, कॉम्बो बॉक्सेस एंड लिस्ट शुड यूज एट मैक्सिमम लेवल इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस। मतलब हमें हमेशा यूज़र को ऐसे ऑप्शन देना चाहिए कि वो केवल टिक करे या चेक बॉक्स का यूज़ कर ले या वो सिलेक्ट कर ले, बजाय इसके कि वो उसको टाइप करना पड़े, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और टाइपिंग अगर यूज़र करके भेज रहा है तो उस कंडीशन में उसको रीड आउट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो बेटर है कि हम यूज़र को डायरेक्ट ऑप्शन दें, वो सिलेक्ट करें या उस पर टिक करें, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे। रेडियो बटन शुड बी यूज वेयर एवर वन ऑफ द ऑप्शन आउट ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ नोन सेट ऑफ ऑप्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, for accepting gender male or female, marital status single or married, for accepting the membership type etc. रेडियो बटन का हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए जब भी हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हो। जैसे अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो जब हम किसी फॉर्म को फिलअप करते हैं तो वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है जेंडर का, तो वहाँ पर हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं कि मेल या फीमेल। अगर मैरिटल स्टेटस की बात होगी तो वहाँ पे भी हमारे पास केवल 2 ऑप्शन होंगे, सिंगल या मैरिड। तो इस टाइप के जब ऑप्शन हमारे पास लिमिटेड होते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेडियो बटन। फिर हम लोग कभी कभार चेक बॉक्स का भी यूज़ करते हैं। चेक बॉक्स कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, चेक बॉक्स शुड बी यूज वेयर एवर मल्टीपल ऑप्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ नोन सेट ऑफ ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एक्सेप्टिंग अ फूड ऑर्डर इन अ रेस्टोरेंट।
पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव भाजी एंड चाउमीन एक्सेट्रा। चेक बॉक्स का यूज़ जनरली हम लोग ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं लेकिन फिर भी लिमिटेड होते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? चेक बॉक्स का। क्योंकि रेडियो बटन का जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप मल्टीपल ऑप्शन में से केवल एक सिलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जब आप चेक बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं तो चेक बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स और रेडियो बटन में एक मेजर डिफरेंस यही होता है कि रेडियो बटन आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीपल में से ओनली वन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि चेक बॉक्स के अंदर जितने ऑप्शन होंगे उसमें मल्टीपल सिलेक्शन यू कैन मेड। नेक्स्ट वन इज कॉम्बो बॉक्स। Combo box should be used wherever only one of the options from a large number of known set of options is required to be taken from user. For example, selecting state and selecting city etc. कॉम्बो बॉक्स का यूज़ हम लोग जनरली ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं और उसमें से हमें केवल एक को सिलेक्ट करना होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कॉम्बो बॉक्स का। कॉम्बो बॉक्स एक ऐसा GUI कंट्रोल होता है जिसमें एक एरो बना होता है, एरो पे आप क्लिक करते हैं तो पूरी एक लिस्ट खुल जाती है। तो उस टाइप के ऑप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बो बॉक्स। और जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू दिखाई देगी। तो उस कंडीशन में वो जो अरेंजमेंट होता है, वो जो GUI कंट्रोल होता है, उसे कहा जाता है कॉम्बो बॉक्स। नेक्स्ट वन इज लिस्ट। लिस्ट शुड बी यूज्ड वेयर एवर multiple options are required to be selected from a large number of known set of options. For example, selecting multiple food item from a menu containing multiple items. लिस्ट का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस में से हमें मल्टीपल ऑप्शंस सिलेक्ट भी करना होते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? लिस्ट का। और लिस्ट के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है मेनू का। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक मेनू होता है, उस मेनू में सारे नाम लिखे होते हैं फूड आइटम के, तो वो फूड आइटम हम लोग उसी मेनू से देखकर ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रकार का लिस्ट का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल सिलेक्शन करना चाह रहे हैं और सारे नाम आपको एक साथ दिखाई भी देंगे। तो इस कंडीशन में इसे क्या कहा जाता है? लिस्ट। ये जो GUI कंट्रोल होता है इसे लिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज it is advisable to use appropriate label for each input and output options to help the user for correct interpretation. अब यहाँ पर एक और आपको एडवाइस दी जाती है कि आपको प्रॉपर लेबल्स का यूज़ करना चाहिए। लेबल्स मतलब क्या होते हैं? लेबल्स किसी भी फॉर्म के ऊपर वो स्टेटमेंट होता है जिसको पढ़कर यूज़र समझ पाता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर देना है या हमें क्या फिलअप करना है या कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट करना है। जैसे कहीं पर लिखा है जेंडर और फिर मेल और फीमेल, तो जेंडर पढ़ के समझ में आ रहा है यूज़र को कि यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। तो इस कंडीशन में जो जेंडर है, मेल लिखा है या फीमेल लिखा है, वो लेबल्स कहलाते हैं। और हमें लेबल्स भी इस प्रकार के देना चाहिए ताकि यूज़र उसको इजीली पढ़ सके, समझ सके और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सके, उसको रिप्लाई कर सके। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है? आपका GUI कंट्रोल्स कहलाता है। और ये सारी उसी के लिए क्या है? गाइडलाइंस है। अब इसके बाद आता है प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज़। ये प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज़ जो है ये आपको ये बताएगा कि एक कंप्लीट प्रोग्राम किस प्रकार से बनता है, एक सॉफ्टवेयर किस प्रकार से बनता है। क्योंकि प्रोग्राम कहूँ तो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स मिलकर एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वैसे तो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स मिलकर पहले मॉड्यूल बनाते हैं, नंबर ऑफ़ मॉड्यूल मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनने के अलग अलग लेवल होते हैं और किस प्रकार से कौन से लेवल में क्या कंसेप्ट यूज़ होता है वो आगे आने वाली स्लाइड में हम लोग अब देखेंगे। तो ये प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज़ है जो हम लोग शायद हो सकता है अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि आज तो खैर हमारे पास इतना लंबा उसमें शेड्यूल नहीं है। बाकी इसको हम लोग प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज़ भी बोलते हैं, इसे वाटरफॉल मॉडल भी बोलते हैं। और ये एक प्रकार का पूरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट फेज़ है जहाँ पर एक एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर किस प्रकार से पूरा क्रिएट होता है उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में है। तो ये हमारा अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स का कंटेंट होगा और इसके बाद हम लोग 6 या 7 स्लाइड होगी इसके अंदर। तो ये 6 या 7 स्लाइड के बाद फिर टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करेंगे और ये लास्ट स्लाइड है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। आपके लिए पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करिए। और 11th का भी
बहुत तेज़ी से आपका सिलेबस ख़त्म होता जा रहा है और हम लोग प्रैक्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही अपन प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज और स्टेप्स। अ प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस where each step, or we can say it is a stage, contributes to the building of an effective and efficient program. In general, the following steps are taken to develop an applications. देखिए, जब भी एक प्रोग्राम का डेवलपमेंट किया जाता है या उसको प्रोसेस किया जाता है तो उसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, और जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को पढ़ते हैं या उस स्टेजेस को फॉलो करते हैं तब जाकर हमारे पास क्या बनता है, एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट प्रोग्राम बन पाता है। इन जनरल द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू डेवलप एन एप्लीकेशंस। अगर मुझे कोई एप्लीकेशंस फॉर्म करना है, कोई सॉफ्टवेयर फॉर्म करना है तो मुझे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, और उन्हीं स्टेप्स के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं या कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो देखिए वो स्टेप्स क्या है। सबसे पहला होता है एनालिसिस, देन डिज़ाइन, देन कोडिंग, आफ्टर दैट टेस्टिंग एंड डिबगिंग, देन डॉक्यूमेंटेशन एंड लास्ट वन इज मेंटेनेंस। तो इस प्रकार का डेटा का फ्लो होता है, और डेटा का फ्लो होने के कारण इसे कहा जाता है वाटरफॉल मॉडल भी, या प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज भी, या इसको हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट फेज भी बोलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, वाटरफॉल मॉडल भी कहा जा सकता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट फेज भी कहा जा सकता है। तो आपको ये दोनों नाम अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मुझे इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ये 6 स्टेप्स के फॉलो करने के बाद मैं किसी एक अच्छे प्रोग्राम को जनरेट कर पाऊँगा, डेवलप कर पाऊँगा। तो अपन अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि किस पर्टिकुलर फेज के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है और किस प्रकार से सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। हाउ टू डेवलप अ प्रोग्राम और स्टेप्स। फर्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम. This phase involves the following steps. You must recognize the need of the program. Try to explore what component in the problem. After determining the need, carefully analyze the problem to get an effective solution. Try to explore the input to get required output. देखिए, सबसे पहला जो हमने फेज अभी पढ़ा था लास्ट स्लाइड के ऊपर, उस स्लाइड में था कि एनालिसिस हमें करना होती है, और एनालिसिस के अंदर हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, और उस सॉल्यूशन के बेसिस पर हमें सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना है। तो जब तक आप लोग प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आप एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स में आपको वो सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होंगे जो कि एक यूज़र आपसे चाहता है। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, डेवलप करना है, तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा और उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना होगा, ताकि यूज़र क्या इनपुट हमें देगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या आउटपुट जनरेट करना है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तब जाके आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि यहाँ पे जो पहली प्रोसेस होती है वो एनालिसिस होती है, और एनालिसिस के अंडर ही पूरे प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है, प्रॉब्लम को समझा जाता है, उस पर डिस्कशन किया जाता है, और उसके जो अलग अलग सॉल्यूशन हैं उन्हें ढूंढा जाता है, और फिर उसमें से जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है उसके ऊपर काम स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे बेसिक एलिमेंट, सबसे बेसिक स्टेप जो होती है वो होती है एनालिसिस। किसी भी सॉफ्टवेयर का बनाने के पहले सबसे पहले प्रॉब्लम के ऊपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड वन इज डिज़ाइन प्रोग्राम. In this step, how component is explored. This phase involves planning of the step-by-step procedures required to solve a given problem. At this stage, a detailed design of the following component is to be completed. अब देखिए, जब हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं प्रॉब्लम का और हमें ये पता चल चुका है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है और किस कारण से हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, यूज़र वहाँ पे क्या इनपुट देगा और हमें आउटपुट में क्या जनरेट करना है, अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है तो उस बेसिस पर हम एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे डिज़ाइन ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं, या डिज़ाइन हम एक बनाते ज़रूर हैं।
तो वो प्रॉब्लम के ऊपर डिज़ाइन होती है, जिससे हम उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और उसके बेसिस पर जो सॉल्यूशन हम लोग बनाना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसके ऊपर हम लोग डिज़ाइन पर वर्क करते हैं। तो अब यहाँ पर जो डिज़ाइन होता है उसको भी कुछ अलग अलग फेजेस में तोड़ा जाता है। जैसे फर्स्ट है इनपुट डिज़ाइन। इट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द डेटा आइटम्स टू बी इंटर्ड बाय द यूज़र इनटू द एप्लीकेशन विथ मिनिमम एम्बिग्युइटी एंड इनकंसिस्टेंसी। यहाँ पर जो इनपुट डिज़ाइन होता है उसमें हम यूज़र से इनपुट लेते हैं कि वो कम से कम उसको इनपुट डालना पड़े और बिना किसी एम्बिग्युइटी और इनकंसिस्टेंसी के यूज़र क्या कर सके, वहाँ पर इनपुट को एंटर कर सके। सेकंड वन इज आउटपुट डिज़ाइन। डिसाइड हाउ, वेयर एंड व्हेन रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन इज टू बी डिस्प्लेड। अब आउटपुट डिज़ाइन में क्या होता है कि जो यूज़र है उसको कब, कैसे, कितना और किस प्रकार का रिजल्ट उसको दिखाई देगा और कब कैसे वो मैनेज होगा, ये सारी चीज़ें हम आउटपुट डिज़ाइन के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट वन इज यूज़र इंटरफेस फॉर्म डिज़ाइन। इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग ऑफ द स्क्रीन इंटरफेस फॉर्म टू एक्सेप्ट इनपुट गिवन बाय यूज़र एंड डिस्प्ले डेटा इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। यूज़र इंटरफेस फॉर्म डिज़ाइन जो होता है वो एक प्रकार का फॉर्म होता है जो कि स्क्रीन पर यूज़र को दिखाई देता है और यूज़र उसी फॉर्म के थ्रू इंटरेक्शन कर पाता है और उसी इंटरेक्शन से यूज़र से इनपुट लिया जाता है और उसी इंटरेक्शन के थ्रू यूज़र को आउटपुट दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिज़ाइनिंग प्रोग्राम पार्ट वाले स्टेप के अंदर है तो हमें यहाँ पर पूरे प्रोग्राम की डिज़ाइन को देखना होता है कि किस प्रकार से इनपुट लिया जा रहा है, किस प्रकार से आउटपुट दिया जा रहा है और किस प्रकार से वो डेटा बीच में प्रोसेस होगा। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस डिज़ाइन। This big program is divided into smaller component called module or process. Each programming module handles a specific task. अब जब हम लोग प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं तो कोई एक या दो या तीन बंदे इस पूरे प्रोग्राम को नहीं डिज़ाइन कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे मॉड्यूल कहा जाता है या प्रोसेस कहा जाता है। और हर प्रोसेस और हर मॉड्यूल का अपना स्पेसिफिक टास्क होता है। जब वो स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट हो जाता है तो इन सारे मॉड्यूल को वापस से कंबाइन कर दिया जाता है और आपका एक कंप्लीट प्रोग्राम बन जाता है। लास्ट वन इज डेटाबेस डिज़ाइन। अब ये जो अभी हमने बात की इसमें हमने इनपुट की बात की, आउटपुट की बात की, लेकिन जब यूज़र डेटा एंटर करेगा तो उसमें से कुछ डेटा हमें सेव भी करना होगा और वही सेव डेटा हमें रिजल्ट बनाने के बाद रिजल्ट भी सेव करना होगा और रिजल्ट डिस्प्ले भी करना होगा। तो जब डेटा को सेव करने की बात आती है तो हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर एक डेटाबेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। और जब हम लोग डेटाबेस की बात करते हैं तो हमें डेटाबेस को डिज़ाइन भी करना होता है और डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स और रोज़ कॉलम्स होते हैं जिसमें डेटा प्रॉपर तरीके से इंसर्ट हो, डिलीट हो, अपडेट हो, मैनेज हो, उसका मेंटेनेंस चलता रहे। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना होती है ताकि हम उसके अंदर एम्बिग्युइटी और रेडुडेंसी को क्या कर सके, अवॉइड कर सके। एम्बिग्युइटी और रेडुडेंसी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं जब हमने DBMS कंसेप्ट की बात की थी। तो आपको होपफुली ये पता होगा कि डेटाबेस के अंदर एम्बिग्युइटी क्या होती है और रेडुडेंसी क्या होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम। अब सबसे पहले हमने एनालिसिस कर ली, सेकंड हमने उसका डिज़ाइन बना लिया कि किस प्रकार से हम एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे या डेवलप करेंगे। देखिए फर्स्ट था हमारा एनालिसिस, डिज़ाइन का हमने समझ लिया। अब एनालिसिस हो गई प्रॉब्लम की, डिज़ाइन हो गई प्रोग्राम की, अब हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग कोडिंग करना है। तो हम लोग अब बात करते हैं कोडिंग की कि किस प्रकार से कोडिंग की जाती है। दिस फेज इन्वॉल्व्स एक्चुअल राइटिंग ऑफ प्रोग्राम यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन दिस फेज solution step of the problem is translated into the actual program using an IDE। अब जब हमें कोडिंग करना होती है तो हम लोग जो डिज़ाइन बनाया गया है उस डिज़ाइन के बेसिस पर अप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और उस डिज़ाइन के बेसिस पर कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। जब हमें कोडिंग करना होती है तो हमें एक IDE का यूज़ करना होता है। IDE के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अ गुड प्रोग्रामर will make an optimum code which is readable, easy to understand and maintain with appropriate error handling, comment and indentation। देखिए अगर एक अच्छा प्रोग्रामर है तो वो हमेशा क्या करेगा, एक ऐसा कोड लिखेगा जो कि ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम का मतलब होता है
कि कोड इस प्रकार का होना चाहिए जिससे एग्जैक्ट पॉइंट की वैल्यू हमारे पास सामने आ जाए, पॉइंट टू द पॉइंट हम जिसको बोलते हैं वो वैल्यू हमारे सामने आ जाए, ना एक्स्ट्रा लाइन लिखी जाए, ना किसी कोडिंग के लिए कुछ लाइनें कम पड़े, विच इज़ रीडेबल होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सिंटेक्स का यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से लिखे हुए होना चाहिए, सेमीकोलन, और जहाँ कमेंट की ज़रूरत हो वहाँ कमेंट्स लगाना चाहिए। और अगर कहीं पे एरर जनरेट हो रही है तो एरर को हैंडल करना भी उसी प्रोग्राम का हिस्सा होता है। फिर कमेंट्स, इंडेंटेशन का हमें ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर डिजाइनिंग ऑफ द फॉर्म वी रॉट एक्चुअल कोड यूजिंग द जावाज IDE नेटबीन। अब जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं फॉर्म को तो उसके लिए जो कोडिंग होती है वो उसके कोड पार्ट जो होता है, कोडिंग एरिया जो होता है, वहाँ पर वो कोडिंग की जाती है। और कितनी बार अब तो हमारे पास एडिटर ऐसे हैं कि हम लोग फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उनकी कोडिंग अपने आप ही पीछे होती चली जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, तो उसके बाद अब हमें क्या करना होता है, जो डिज़ाइन हमने जिस प्रोग्राम को किया है उसके अकॉर्डिंग हमें कोडिंग करना होती है और ये कोडिंग का पूरा पार्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है टेस्टिंग एंड डीबगिंग ऑफ द प्रोग्राम। वंस अ प्रोग्राम हैज़ बीन कोडेड इट कैन बी एग्जीक्यूटेड टू फाइंड आउट द एरर, सिंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर। अब जब हम लोग एक बार प्रोग्राम की कोडिंग कर देते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें एरर्स को फाइंड आउट किया जाता है। अब एरर्स क्या होती है ये भी हम आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। एरर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, तो दो टाइप की एरर होती है, एक सिंटेक्स एरर और एक लॉजिकल एरर। तो हम लोग उसमें सर्च करते हैं कि क्या हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें कहीं एरर है। अगर कहीं पर एरर है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर एरर्स को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। दिस रेक्टिफाइंग एरर इज कॉल्ड डीबगिंग। और बग्स को हटाना या एरर को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे डीबगिंग कहा जाता है। टेस्टिंग इज डन टू फाइंड आउट Testing is done to find out the errors, bugs, but debugging is used to remove the errors. टेस्टिंग हमेशा इसलिए की जाती है ताकि ये पता किया जा सके कि हमारे प्रोग्राम में एरर क्या है या बग्स क्या है। लेकिन जब उस बग को हटाया जाता है या उस एरर को रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को डीबगिंग कहा जाता है। तो टेस्टिंग और डीबगिंग की जो स्टेज होती है ये थर्ड लास्ट स्टेज होती है। तो यहाँ पर हम लोग किसी प्रोग्राम के डेवलप होने के बाद हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसकी डीबगिंग करते हैं और उस प्रोग्राम को या उस जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको फाइनलाइज करते हैं। वी शुड ट्राई आउट ऑल पॉसिबल इनपुट टू ऑर्डर टू मेक आवर एप्लीकेशन एरर फ्री। हम जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम लोग जितने पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं वो सारे इनपुट हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर देकर देखते हैं, ताकि अगर उसमें किसी इनपुट के कारण एरर जनरेट हो रही है तो उस एरर को रिमूव किया जा सके। वी शुड ट्राई आउट ऑल द पॉसिबल इनपुट इन ऑर्डर टू मेक आवर एप्लीकेशन एरर फ्री। देयर आर वेरियस अप्रोचेस फॉर टेस्टिंग एप्लीकेशन लाइक फंक्शनल और वी कैन से ब्लैक बॉक्स एंड structural, that is white box testing, and the other one is module or we can say unit and integration testing। ये सारे टेस्टिंग के अलग अलग टाइप है। जब हम किसी प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं तो उनको इन लेवल के ऊपर जाकर टेस्ट किया जाता है ताकि उनकी जो फंक्शनल प्रॉब्लम है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या जो मॉड्यूलर प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये हमारे पास ये जो तरीका होता है किसी भी प्रोग्राम के टेस्टिंग का और डीबगिंग का, इसके कारण हमारा प्रोग्राम एरर फ्री हो पाता है। लास्ट वन इज़ डॉक्यूमेंटेशन। अब अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, एक्चुअल में क्या है कि जैसे सेकंड लास्ट है वैसे ही कहा जाए तो जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्यूमेंटेशन से हमें ये समझ में आता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में इनपुट कहाँ से हो रहा है या आउटपुट का फ्लो कैसे है या डेटा का फ्लो किस प्रकार से किस फंक्शन से किस फंक्शन तक हो रहा है। तो इसी कारण से डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो देखिए अपन इसको पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू द रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिज़ाइन
source code and internal external requirement to the program. डॉक्यूमेंटेशन आपको ये बताता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें इनपुट आउटपुट डिज़ाइन क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, सोर्स कोड कैसे लिखा गया है या सोर्स कोड में क्या क्या है, उसका इंटरनल आपका जो प्रोग्राम है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो ये सब बताने का काम कौन करता है? डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन मेक अ प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल, रीडेबल एंड मोर इजीली मॉडिफाइबल. डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके प्रोग्राम के साथ अवेलेबल है तो उस कंडीशन में हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है. या मैं ऐसा कहूँ कि अगर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है तो प्रोग्राम को आप इजीली समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशंस तक भी कर सकते हैं. और डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्राइब द हु, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड वेयर ऑफ द सिस्टम और एप्लीकेशन. मतलब अगर किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है तो उसको किसने डेवलप किया, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ, कब डेवलप किया गया, कैसे डेवलप किया गया और कहाँ किस प्रकार से उसको डेवलपमेंट उसका हुआ है. ये सारी डिटेल आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है. द डॉक्यूमेंटेशन मॉड्यूल्स ऑल्सो कॉल्ड मैनुअल मे बी फॉलोइंग टाइप्स एज पर देयर कंटेंट. हम डॉक्यूमेंटेशंस को जनरली मैनुअल के नाम से जानते हैं. तो जो मैनुअल होता है वो प्रोग्राम्स के साथ या जैसा हमारा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है. जैसे यूज़र मैनुअल अगर है हमारे पास तो यूज़र मैनुअल जो रहता है वो डिस्क्राइब करता है हाउ टू यूज़ द प्रोग्राम एंड कंटेन ऑल द इनपुट आउटपुट स्क्रीन्स एंड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर इट्स यूज़र. जो इसका यूज़र मैनुअल होता है वो हमेशा ये बताता है कि प्रोग्राम को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है या उसके अंदर इनपुट आउटपुट स्क्रीन्स किस प्रकार से वर्क करती है या उसका ऑपरेटिंग जो इंस्ट्रक्शंस है वो यूज़र को बताए जाते हैं. नेक्स्ट है प्रोग्राम मैनुअल. इट कंटेन द सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम फॉर रेफरेंस पर्पस. इट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम मेंटेनेंस. इसके साथ एक प्रोग्राम मैनुअल भी होती है जिसके अंदर सोर्स कोड का डिस्क्रिप्शन होता है और ये सोर्स कोड का डिस्क्रिप्शन फ्यूचर रेफरेंस के लिए दिया जाता है. अगर आप अपने प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर को इन फ्यूचर मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम मैनुअल काम आता है. या अगर आपके प्रोग्राम का मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस हर साल होता है तो उस समय भी प्रोग्राम मैनुअल की ज़रूरत पड़ती है. लास्ट वन इज सिस्टम मैनुअल. सिस्टम मैनुअल जो होता है इट कंटेन ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस. इसके अंदर सारे स्पेसिफिकेशंस हमें दिए जाते हैं और जो प्रोग्राम का रिजल्ट होता है वो भी हमें इसी सिस्टम मैनुअल के थ्रू पता चलता है. तो ये डॉक्यूमेंटेशन है और डॉक्यूमेंटेशन हर सॉफ्टवेयर के लिए ज़रूरी होता है. इवन आप लोग भी अगर मार्केट से कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं तो उसके साथ उसका यूज़र मैनुअल ज़रूर होता है. तो ये सब चीज़ें आजकल कंपलसरी है ताकि आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए. अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हाउ टू डेवलप अ प्रोग्राम और वी कैन से मेंटेनेंस ऑफ द प्रोग्राम. तो प्रोग्राम को किस प्रकार से मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाता है. प्रोग्राम मेंटेनेंस रेफर्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्रोग्राम in order to meet the following: to remove the undetected errors or to enhance the program functionality, to keep the program up to date with its environment. देखिए ये 3 मेन पॉइंट है जिसके कारण हमें प्रोग्राम का या जो सॉफ्टवेयर हमने बना के दिया है उसका मेंटेनेंस रखना ज़रूरी होता है. फर्स्ट जैसा कि अगर कोई अनडिटेक्टेड एरर हमारे सामने आ जाती है तो उस एरर को रिमूव करने के लिए, कोई प्रोग्राम के फंक्शन को इन्हांस करना हो, उसको बढ़ाना हो तो उसके लिए हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है. और जो आसपास का इन्वायरमेंट है हमारे प्रोग्राम को अप टू डेट रखने के लिए भी आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है. करेक्टिव मेंटेनेंस होता है, फिर इसमें एडॉप्टिव मेंटेनेंस होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, परफेक्टिव मेंटेनेंस होता है. ये सारे अलग अलग मेंटेनेंस के टाइप है जिसके बेसिस पर किसी प्रोग्राम का मेंटेनेंस किया जाता है. इट इज़ रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एरर्स विच वर अनडिटेक्टेड ड्यूरिंग द डिज़ाइन ऑफ द प्रोग्राम. करेक्टिव मेंटेनेंस होता है तब जब आपने प्रोग्राम को डेवलप किया था और उस समय कोई एरर रह गई हो जिसके कारण आपका प्रोग्राम प्रॉपर्ली आउटपुट नहीं दे रहा हो, तो उस टाइप की एरर को रिमूव किया जाता है और वो जो मेंटेनेंस होता है वो कहलाता है करेक्टिव मेंटेनेंस. नेक्स्ट वन इज एडॉप्टिव मेंटेनेंस. चेंज इन द यूजर्स नीड टू प्रोग्राम एनवायरनमेंट may result modification in the program to adopt such changes. This change in the program is called adaptive maintenance.
अब जब हमने प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, लेकिन जैसी रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर हमें पता चलती कि अब हमें आउटपुट कुछ और जनरेट करना है, तो उस समय प्रोग्राम में मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है, और ये जो चेंजेस होता है ये एडॉप्टिव मेंटेनेंस के अंडर में आता है। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। समटाइम अ प्रोग्राम इज मॉडिफाइड टू अवॉइड एंटिसिपेटेड एरर्स। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैरिड आउट टू अवॉइड सच एरर्स। जब हम लोग किसी सॉफ्टवेयर्स में मेंटेनेंस का काम करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो उसमें कुछ प्री डिफाइंड एरर्स जनरेट हो जाती है। उन एरर्स को रिमूव करने के लिए हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि इस टाइप की एरर्स को अवॉइड किया जा सके। लास्ट वन इज परफेक्टिव मेंटेनेंस। टू कॉप with the changing world, that is changes in the technology, you should tune your system to keep it up to date. Due to the arrival of the new technology and facilities, the program is updated to make it perfect in the respect of the new technological needs. अब परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, जिसमें हम लोग ये चाहते हैं कि हमने जो सॉफ्टवेयर सामने वाले को बना के दिया है, टाइमली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को भी हमारा प्रोग्राम एडॉप्ट करता जाए, अपने आप को अपडेट रखता जाए। इसलिए हमें हर टाइम जो सॉफ्टवेयर हमने बना के दिया है, उस सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। तो इसी कारण से एक परफेक्टिव मेंटेनेंस भी आपका सॉफ्टवेयर की रिक्वायर्ड होता है, जो हमें प्रोवाइड करना होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोग्रामिंग फेज़ होता है। जब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, तो इन 6 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, और इन 6 स्टेप्स के बाद ही एक प्रोग्राम कंप्लीट माना जाता है। तो आज हमने जो देखा, ये पूरा आपका प्रोसेस था एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एरर्स की, और एरर्स के बाद हम लोग उसके टाइप्स की बात करेंगे। तो ये जो भी है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।